सूखे बुंदेलखंड में लहलहाती स्ट्रॉबेरी की खेती। आप एक बार सोचने लगेंगे, लेकिन ये 100% सही है। उत्तर प्रदेश के झांसी की एक छात्रा ने ऐसा कर दिखाया है। गुरलीन चावला ने करीब 1.5 एकड़ जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती की और अब वो एक सफल किसान हैं। अगर हम बुंदेलखंड के तापमान की बात करें तो उस इलाके में 35 डिग्री से ज्यादा तापमान रहता है। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए ये तापमान बहुत अधिक है, लेकिन गुरलीन चावला अपने हौसले से इसकी खेती कर रही हैं, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। लॉकडाउन के दौरान झांसी की रहने वाली गुरलीन चावला ने सिर्फ अपने शौक के लिए अपने घर की छत पर स्ट्रॉबेरी लगाई, लेकिन जल्दी ही ये शौक गुरलीन के पैशन में बदल गया। उसके बाद उन्होंने अपने खेत में स्ट्रॉबेरी के 20,000 पौधे लगाए। खास बात यह है कि गुरलीन ने पूरी खेती ऑर्गेनिक तरीके से की है। मैंने घर से करी थी, खेती से नहीं करी थी, सिर्फ एक शौक से करी थी कि घर पे पेड़ उगाने हैं अपने लिए, और वो इंटरेस्ट पे था कि मज़ा आता था देखने में और नेचर के क्लोज़ रहती थी मैं हमेशा। तो वही घर पे मैंने प्लांट्स लगाए थे स्ट्रॉबेरी के अपने पापा के साथ, और वो जब सक्सेसफुल होने लगे और फिर जब लॉकडाउन आ गया तो ज़्यादा खाली समय था और उसी समय ये आइडिया आया कि अगर हम घर पे कर सकते हैं तो बाहर भी ट्राई कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती में गुरलीन ने इजराइल की तकनीक का भी सहारा लिया। गुरलीन की इस तकनीक को देखने के लिए इजराइल एम्बेसी से भी लोग आ चुके हैं और स्ट्रॉबेरी की इस खेती की तकनीक को सराहा है। ज़मीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टेक्निक क्या यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। बुंदेलखंड की मिट्टी में पानी नहीं अब्जॉर्ब होता, वो एक अच्छी बात है स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स के लिए, क्योंकि इनको कम पानी चाहिए होता है, तभी ये पहाड़ों पे होते हैं। और यहाँ की मिट्टी को अगर हम उन टेक्निक्स के साथ क्लब करें, मतलब उनके साथ जोड़ें, तब कुछ भी उगाया जा सकता है। मतलब जैसे हमने ड्रिप इरिगेशन यूज़ करी है, में ड्रिप लाइंस अंदर लगती हैं और प्लांट को उतना ही वाटर दिया जाता है जितना उसको रिक्वायर्ड है। जैसे अगर 10 बूंद चाहिए तो उतना ही बूंद बूंद से पानी जाता है। इजराइल से जब एम्बेसी वाले आए थे विज़िट करने फार्म, तो उनको ये टेक्निक का इम्प्लीमेंटेशन बहुत सही लगा कि हमने एकदम करेक्टली इम्प्लीमेंट किया है उसको, और वो फिर दूसरी बार भी आए और आगे के लिए उन्होंने हमें और चीज़ें भी बताई है कि हम वर्टिकल फार्मिंग करें, और अगली बार हम वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि हम एक ग्रीन हाउस टाइप का बना के उसमें वर्टिकली, मतलब एक के ऊपर एक करके ये स्ट्रॉबेरी उगाने की कोशिश करें, ताकि सिर्फ 4 महीने नहीं, साल भर इस एरिया में इस टेम्परेचर के साथ स्ट्रॉबेरी अवेलेबल हो पाए। शौक से शुरू किया गया ये काम अब पैशन और व्यवसाय दोनों बन चुका है और अब गुरलीन की सालाना कमाई 30 लाख रुपए तक पहुंच गई है। 15,000 प्लांट्स थे, तो और उसके साथ साथ हमने मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग करी थी, तो बहुत सारे तरीके के प्लांट्स लगाए थे। तो सिर्फ स्ट्रॉबेरी का कितना आय हुआ था या कितना टर्नओवर हुआ था वो मैं नहीं बता सकती, पर मिक्स्ड फार्मिंग करके अलग अलग प्लांट्स लगा के 30 to 40 लाख के बीच में का टर्नओवर था। अपनी मेहनत की बदौलत गुरलीन चावला की एक पहचान बन गई है और लोग उनको स्ट्रॉबेरी गर्ल के रूप में जानने लगे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा हो रही है, लोग सर्च कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे वजह है बुंदेलखंड की बंजर जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती। गुरलीन ने झांसी के गर्म मौसम में स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए साल के सिर्फ 4 महीने चुने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। साल के ये 4 महीने और तापमान स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अनुकूल होते हैं। को कोई भी करना चाहता है तो पहला चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो चाहिए होगी सैपलिंग।
जो हम बाहर से मंगाते हैं, अभी हम पुणे से मंगाते हैं, और वो सैपलिंग लैब में तैयार होती है, जो बाहर से आती है, टिश्यूज़ उसके बाहर से आते हैं और वो लैब में तैयार होती है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वही डिफ़ाइन करता है कि स्ट्रॉबेरी कैसी होने वाली है आगे। जैसे हम कैलिफोर्निया वाला सैपलिंग यूज़ करते हैं, वो लैब में तैयार होके फिर आती है। उसके बाद अगर आप घर में भी उगाना चाहते हो तो कोकोपीट के बैग्स होते हैं, हमने उसको बैग्स भर के हमने उसमें प्लांट लगाया था। टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत पानी देना पड़ता था उसको, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, और 1.5 से 2 महीने में उसमें फ्रूट आने लगता है। पहले फ्लावर्स आते हैं, फिर धीरे धीरे फ्रूट आने लगता है। उसको ऑर्गेनिक मैन्योर देते हैं हम, कोई भी तरह का यूरिया या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हम यूज़ नहीं करते, और बस इतना ही ज़रूरी होता है। पर अगर प्रोफेशनली किसी को करना है तो हाँ, पूरी बेडिंग तैयार करनी होगी। ये जैसे हमने मल्चिंग पेपर लगाया, थोड़ा हाइट में रखा है इसको ताकि पानी रुके ना उसमें, वो ज़रूरी होता है। गुरलीन की इस सफलता की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इतिहास में रुचि रखने वाले लोग इस क्षेत्र को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से जोड़ेंगे। कुछ लोग सुंदर व शांत ओरछा के बारे में सोचेंगे, लेकिन इन दिनों यहाँ कुछ अलग हो रहा है, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। पिछले दिनों झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल शुरू हुआ। हर किसी को आश्चर्य होता है कि स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड, लेकिन यही सच्चाई है। इसमें बड़ी भूमिका झांसी की बेटी गुरलीन चावला ने निभाई है। अब बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर उत्साह बढ़ रहा है, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है झांसी की एक बेटी गुरलीन चावला ने। लॉ की छात्रा गुरलीन ने पहले अपने घर पर और फिर अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती का सफल प्रयोग कर ये विश्वास जगाया है कि झांसी में भी ये हो सकता है। झांसी का स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल स्टे एट होम कंसेप्ट पर जोर देता है। इस महोत्सव के माध्यम से किसानों और युवाओं को अपने घर के पीछे खाली जगह पर या छत पर टेरेस गार्डन में बागवानी करने और स्ट्रॉबेरीज उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे ही प्रयास देश के अन्य हिस्सों में भी हो रहे हैं। जो स्ट्रॉबेरी कभी पहाड़ों की पहचान थी, वो अब कच्छ की रेतीली जमीन पर भी होने लगी है। किसानों की आय बढ़ रही है। स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत खूबसूरत फल है। इसका स्वाद हल्का खट्टा मीठा होता है। इसकी पूरी दुनिया में 600 किस्में मौजूद हैं। इसमें बड़ी मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ए और के पाया जाता है, जो रंगत निखारने, चेहरे से कील मुहासे दूर करने, आंखों की रोशनी तेज करने और दांतों की चमक बढ़ाने का काम करते हैं। भारत में स्ट्रॉबेरी की खेती सबसे पहले उत्तर प्रदेश और हिमाचल के कुछ पहाड़ी इलाकों में 1960 के दशक में शुरू हुई। उपयुक्त किस्मों की अनुपलब्धता और तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण इसकी खेती में अब तक कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकी। अधिक उपज देने वाली विभिन्न किस्में, तकनीकी ज्ञान, प्रसंस्करण और परीक्षण की जानकारी होने से स्ट्रॉबेरी की खेती लाभप्रद व्यवसाय बनती जा रही है। भारत में स्ट्रॉबेरी की खेती शीतोष्ण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन उन्नत किस्मों के विकास से इसकी खेती अब समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु में भी की जा रही है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 7 से 13 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त माना गया है। इसकी खेती हल्की रेतीली से लेकर दोमट चिकनी मिट्टी में भी की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए विशेष उपयुक्त होती है। रेतीली भूमि में जहां पर्याप्त सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, वहां इसकी खेती की जा सकती है। जिनका बैकग्राउंड नहीं है फार्मिंग में और जो अभी कुछ और प्रोफेशनल भी हैं, उनको भी इस प्रोफेशन में अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो वो आराम से इसको कर सकते हैं, क्योंकि आजकल पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उससे उनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनकम बढ़ेगी, सेकंड ज़्यादा ग्रीनरी बढ़ेगी, और ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है अभी हमारे देश के लिए। तो आई थिंक जितने भी लोग हैं जो अलग प्रोफेशन में भी है, अगर उन्हें इंटरेस्ट है तो उन्हें ऐसे काम करने चाहिए। 23 साल की गुरलीन लॉ ग्रेजुएट हैं।
इसी साल उन्होंने पुणे से अपनी पढ़ाई पूरी की है। गुरलीन बताती है, मैं फार्मिंग में जाऊंगी ऐसा पहले नहीं सोचा था। लॉकडाउन के वक्त मैं घर आ गई थी। इस दौरान घर पर खाली बैठी रहती थी। मैंने सोचा कि क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। मुझे गार्डनिंग का शौक था, इसलिए मैंने घर पर ही स्ट्रॉबेरी के कुछ प्लांट लगाए। थोड़े दिनों बाद ही उनमें फ्रूट्स निकलने शुरू हो गए। ये फ्रूट्स काफी टेस्टी थे। उसके पहले वाली जो सर्दियाँ थी उसमें मैंने स्ट्रॉबेरी लगाई थी और वो काफ़ी सक्सेसफुल थी। फरवरी में काफ़ी उसमें फ्रूटिंग हो रही थी और फिर उसके बाद मार्च में जब मैं घर वापस आ गई पूरी तरह से, तब हम बहुत सोचने लगे कि जब घर पे हो सकती है तो फिर हम क्यों ना अपनी खाली ज़मीन पे करने की कोशिश करें। और वही टाइम था जब हमने ये सब सोचा। तब तो बाहर नहीं निकल सकते थे, तो सिर्फ पढ़ाई करी उसके बारे में, जितनी रिसर्च हो सकती थी वो करी, बातें करी लोगों से जो ऑलरेडी ये काम कर रहे थे या जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों में प्रोफेशनल थे, जो एडवाइस कर सकते थे। उसके बाद उनकी हेल्प से और ये सारी रिसर्च के बेसिस पे हमने इसको शुरू करा। बहुत छोटे उस स्केल पे करा था, इस साल बड़े स्केल पे करा है। गुरलीन ने स्ट्रॉबेरी की खेती ऑनलाइन सीखी है। वो बताती है कि इन प्लांट्स को देखकर घर वालों ने मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा, अब हमें इसका दायरा बढ़ाना चाहिए। हमारे पास 4 एकड़ जमीन थी जो पापा ने 1 साल पहले खरीदी थी। उसमें कोई फसल नहीं लगाई गई थी। पिछले साल अक्टूबर में मार्केट से 20,000 स्ट्रॉबेरी के पौधे खरीद कर लाई। इसे हमने 1.5 एकड़ जमीन पर लगाया जो दिसंबर में बिकने के लिए तैयार हो गए। गुरलीन कहती है, जब फ्रूट्स तैयार हो गए तब हमने लोकल मार्केट में संपर्क किया। उन्हें हमारा प्रोडक्ट पसंद आ गया। हम उन्हें प्रोडक्ट सप्लाई करने लगे। कई सुपरमार्केट्स में हम स्ट्रॉबेरी भेजते हैं। स्ट्रॉबेरी के साथ साथ गुरलीन अब सब्जियां भी उगा रही हैं। कुल 7 एकड़ जमीन पर अभी वो खेती कर रही हैं। उनके फार्म से हर दिन 70 किलो स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन होता है। मार्च मिड में आसपास हमने इसी क्यारी में बीच में कुछ और चीज़ें लगा दी थी। बेबी कॉर्न और अभी आप देखेंगे कि पपीते के भी पेड़ लगे हुए हैं। तो जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगते हैं, स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को शेड मिलती है। और कभी कभी और पिछली बार स्ट्रॉबेरी की फ्रूटिंग इसलिए अप्रैल एंड तक चली थी क्योंकि उसको शेड मिल रही थी उन प्लांट्स से। और फिर वो आने लगते हैं 3 महीने। उसके बाद उसके बाद हमने तब तक वो पपाया के पेड़ बढ़ जाते हैं, जैसे वहाँ देख रहे हैं आप, वो वाली हमारे पार्ट था जहाँ स्ट्रॉबेरी हुआ था। तो जब वो पपाया के पेड़ बढ़ जाते हैं तो अब फिर वो आने लगते हैं। तो ऐसे करके मिक्स्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग होती है ताकि पूरा साल कुछ ना कुछ आता रहे, कुछ ना कुछ चलता रहे। गुरलीन को खेती करते हुए अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि पीएम की तारीफ के बाद बड़े लेवल पर उनके काम को पहचान मिलेगी। बुंदेलखंड में अब लगभग 55 छोटे बड़े किसान हैं जिन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर दी है और बुंदेलखंड को दे रहे हैं एक नई पहचान। जब जब खेती की बात की जाती है तो 2 बातें हमारे जहन में आती हैं। एक तो पानी और दूसरी मिट्टी जो उपजाऊ हो। लेकिन अगर बात की जाए बिना पानी के और बंजर भूमि पर खेती की तो आप क्या कहेंगे? क्या ये सब संभव है? जी हाँ, ये सब संभव है और वो भी प्राकृतिक तरीके से, बिना किसी रासायनिक मदद के। इसलिए खेती के इस तरीके को कहा जाता है प्राकृतिक खेती या फिर जीरो बजट खेती। झांसी के अंबाबाई गांव के रहने वाले किसान श्याम बिहारी गुप्ता ने भी एक प्रण किया कि वो अपनी बंजर जमीन को खेत बनाएंगे और वो भी बिना किसी रासायनिक तरीकों की मदद लिए बिना। श्याम बिहारी बताते हैं कि वो अभी जिस जमीन पर खेती कर रहे हैं वो बंजर नहीं बल्कि ऊसर थी। ऊसर मतलब जहां एक तिनका भी नहीं उग सकता।
इस गांव में चकबंदी के बाद मैंने यहाँ पर काम की शुरुआत की। इस खेत का नाम ऊसरन था और आज भी गूगल में इस खेत को ऊसरन के नाम से डला हुआ है। और यहाँ पर घास का एक तिनका नहीं था। और ये झांसी ज़िले के विकासखंड बड़ागांव के ग्राम अम्बाबाई में के ड्राई जोन में है। पानी की आवश्यकता हुई तो हमने पहले एक बोरिंग कराई जो 80 फुट पर पानी आया, लेकिन हमने जब कुआं खुदवाया तो कुआं में लगभग 30 फुट पर हमारे वाटर पानी जो है कुछ बूंदें उसमें से आ गई थी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस क्षेत्र में जो वाटर लेवल है लगभग 30 फुट पर वाटर लेवल था। और हमने शुरू के 3-4 साल में पानी को रोकने का काम किया। खेत के दोनों तरफ 8 फुट चौड़ा 10 फुट गहरा नाला बनाया और दोनों खेतों को अलग अलग तालाब के साथ जोड़ा। जो हमारा बाईं तरफ का तालाब है उससे एक नाला जुड़ा हुआ है और वो नाला हमने बनवाया, कोई नाला था नहीं। ये जो थोड़ा सा पानी निकलता था बरसात का जो आता था उसको हमने गहरा कर दिया और दोनों तरफ का जो पानी हमारा जो गहरा नाला हुआ, यानी 8 फुट चौड़ा 10 फुट गहरा नाला हमारा 1760 फुट खुदा। श्याम बिहारी जी के सामने एक समस्या ये भी थी कि अगर जमीन को खेती के योग्य बना भी लिया जाए तो खेती के लिए पानी कहां से आएगा। लेकिन प्राकृतिक खेती की बदौलत ये भी संभव हो गया। एक समय पानी 7 फीट गहराई पर मिलता था और अब सिर्फ 10 फीट तक आ गया है। स्थिति ये है कि अब इस खेत पर 2 छोटे तालाब और एक कुआं है जिसमें पूरे वर्ष पानी रहता है और आसपास के किसान भी पानी इसी तालाब और कुएं से लेते हैं। इस समय गर्मियों के महीनों में मई जून के महीना में भी 15 फुट 14.5 फुट हमारे कुएं में पानी रहता है, यानी लगभग 15 फुट पानी रहता है। यानी ये कह सकते हैं हम कि लगभग 14.5-15 फुट वाटर लेवल को हमने यहाँ पर पानी को संरक्षित करके ऊंचा किया। आसपास के जो किसान हैं, हमारे खेत की 3 तरफ के किसान हमारे नाले से और तालाब से पानी उठाते हैं। तो अब जो हमारी जो ज़मीन में खेती नहीं होती, जैसे हमारे दाहिनी तरफ बाएं तरफ इधर खेती नहीं होती थी, वो भी अब इस समय अच्छी खेती हमारे किसान कर रहे हैं। पानी हमारे यहाँ से तालाब से या नाले से पानी उठाते हैं। ये सब संभव हो सका है सुभाष पालेकर के मॉडल को अपना करके, जिसे प्राकृतिक खेती या फिर जीरो बजट फार्मिंग कहते हैं। दरअसल प्राकृतिक खेती का पूरा मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसका इस्तेमाल करके छोटे और मझोले किसान भी अपनी जमीन पर बेहतर फसल प्राप्त कर सकते हैं और वो भी बिना किसी खर्च के। प्राकृतिक खेती आज समय की जरूरत भी है और इसके महत्व को इसी से समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है और किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना चला रही है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को 12,200 रुपए प्रति हेक्टेयर की राशि दे रही है। श्याम बिहारी कहते हैं कि भारत के हर किसान को एक बात याद रखनी चाहिए, देश में खाद्यान्न सुरक्षा की जिम्मेदारी छोटे किसान ले और वो प्राकृतिक खेती करें। साथ ही वो किसान उत्पादक के साथ साथ अपनी उपज का विक्रेता भी बने। मेरा एक सूत्र है, किसान खेत पर मेड़ पर पेड़, 30 फुट पर फलदार पेड़। यानी इसके आधार पर वो इतना अधिक वहाँ पर हाईली ऑक्सीजन का लेवल होगा कि वो स्वस्थ रहेगा। और फिर जो माल पैदा कर रहा है वो बहुवर्षीय खेती करना, बहुफसली खेती करना है। और बहुफसली खेती के बाद जो भी पैदा कर रहा है उसको अपनी प्रोसेसिंग पैकेजिंग करना है। तो झांसी में हमारे पास में जो ऐसे हमारे किसान हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनके जहाँ हमारा केंद्र है यहाँ से एक 20 किलोमीटर दूर एक बहुत अच्छी प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पर आटा भी तैयार हो रहा है, दालें, तेल, मसाले, सभी तरह की चीज़ें तैयार हो रही हैं और अच्छी से अच्छी गुणवत्ता युक्त प्रोसेसिंग हो और वो कंज्यूमर तक, यानी उपभोक्ताओं तक सीधे उनके घर पहुँचे, बीच में कोई मिडलमैन ना हो। तो इस तरह का हमने खेती की लागत कम करना, उत्पादन को बढ़ाना और उनका प्रोसेस करने के बाद महंगा बिके और वो अपने माल की कीमत निकाल सके। हमारे स्मार्ट किसान श्याम बिहारी गुप्ता ने न सिर्फ ये प्रयोग अपनी बंजर जमीन पर किया, बल्कि अपने प्रयोग को आसपास के गांवों में भी फैलाया और लोगों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। और अब अम्बाबाई गांव के कई छोटे किसान भी इस प्राकृतिक खेती के मॉडल को अपना चुके हैं। ऐसे ही एक किसान हैं शरद प्रताप सिंह, जो रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं।
प्राकृतिक खेती के मॉडल को शरद प्रताप सिंह ने शौक के तौर पर अपनाया था, लेकिन अब वो अपने इस खेत की फसल और सब्जियों को खुले बाजार में भी बेच रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं और अपने साथ के किसानों को जोड़ भी रहे हैं। तो एक दिन YouTube पर गाय के गोबर गौमूत्र से खेती के संबंध में मैंने देखा, तो फिर मैंने जानकारी की तो सुभाष पालेकर जी का नाम आया। तो सुभाष पालेकर जी से फिर मैंने फ़ोन मिलाया और उनके यहाँ से उनकी 18 किताब थी जो मैंने मंगाई, और उनको पढ़ के मैंने 1 जनवरी 2018 से खेती शुरू कर दी। अच्छा, इस खेती में भाई साहब शुरुआत में मैं केवल 2 गाय लाया था, दोनों देशी गाय, एक गिर थी, एक देशी बुंदेलखंड की। उन दोनों गायों से मैंने अपने यहाँ खेती शुरू की। तो मेरे यहाँ 2 किसान हैं भाई साहब, एक किसान सब्जी करता है, एक किसान अनाज उगाता है। तो सब्जी वाला किसान जो था वो नहीं चाहता था कि डीएपी यूरिया वो बंद करे, लेकिन मैंने उसने कहा साहब मुझे नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा नहीं भाई, उसने किया। और भाई साहब करते ही पहला जो उसका सीज़न था उसमें उसने तरोई उगाई थी, और उस तरोई से उसको 1,60,000 रुपये मिला 1.5 महीने में। एक आम धारणा है कि बिना पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के फसल की उपज कम हो जाती है, लेकिन जब हमने शरद प्रताप सिंह से बात की तो पता चला कि प्राकृतिक खेती से न सिर्फ फसल की पैदावार बढ़ जाती है, बल्कि समय के साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। वो जो एक खेत के अंदर गेहूं का उत्पादन जो लेते थे वो लोकमान्य वगैरह उगाते थे। लोकमान्य में और बंसी की पैदावार लोकमान्य से कम होती है जनरली। वो 15 कुंटल से 16 कुंटल तक यहाँ के खेत में उगा पाते थे यूरिया डाल के जम के। मैंने जो अपना बंसी उगाया जिसकी यील्ड कम है उससे, वो मैंने पहली बार में 15-16 कुंटल इसी खेत से लिया, प्राकृतिक खेती से। और साथ साथ खास बात यह है कि इस खेती से वो उत्पादन फिर धीरे धीरे बढ़ता है। साथ में आप इस मिट्टी को जब चेक कराएंगे तो मिट्टी में परिवर्तन। मेरा जो किसान ये कहता था कि ये सब्जी वाला कि साहब इसकी गुड़ाई कराने में मुझको बहुत पैसा लग जाता है, क्योंकि गुड़ाई करने में बहुत टाइम लगता था। वो मिट्टी ऐसी परिवर्तित हो गई कि वो अकेला किसान, वो और उसकी वाइफ दोनों मिलकर के 1 बीघा खेत की खुद अकेले गुड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि फावड़ा बिल्कुल हल्का चलता है। केवल मात्र देशी गाय के गोबर के अंदर गौमूत्र मिला के और उसमें गुड़ और दलहन का आटा और थोड़ी सी मिट्टी, ये मिला करके हम एक खाद जिसको घन जीवामृत बोलते हैं, जिसको हम डीएपी की जगह यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ हर पानी के साथ हम उसके अंदर गौमूत्र और गोबर का ही बना हुआ जीवामृत लिक्विड खाद उसको डालते हैं यूरिया की जगह। भारत जैसे कृषि प्रधान देश, जहां पर छोटे और मझोले किसानों की संख्या अधिक है, प्राकृतिक खेती एक वरदान है। साथ ही तेजी से फैलते गुणवत्ता विहीन खाद्य पदार्थों के सेवन से भी बचा जा सकता है। जरूरत ये है कि लोगों को प्राकृतिक खेती के बारे में अधिक से अधिक बताया जाए, ये विषय चर्चा का विषय हो और हम प्राकृतिक खेती के जरिए बढ़ती बीमारियों और जल संकट जैसी चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो सकें। प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। ये भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कीटनाशक का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि। पिछले कई वर्षों से खेती के लिए हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे बचाव के लिए प्राकृतिक खेती समय की मांग और जरूरत है। किसानों की आय का आधा हिस्सा उर्वरक और कीटनाशक में ही खर्च हो जाता है। किसान खेती में अधिक मुनाफा या फायदा कमाना चाहते हैं तो उन्हें प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। रासायनिक खाद और कीटनाशक के उपयोग से खाद्य पदार्थ अपनी गुणवत्ता खो देते हैं। प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय, गोबर और गौमूत्र मुख्य घटक हैं। प्राकृतिक खेती के लाभ: मिट्टी की गुणवत्ता, उर्वरता और जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इस विधि से हर वर्ष उपज बढ़ती जाती है। कृषि क्रियाकलापों में कम लागत के कारण किसानों की आय बढ़ती है।
भारत के संदर्भ में ये खेती लाभकारी और जरूरी है।